हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन। सो स्टूडेंट्स, आर टुडे वी शैल स्टार्ट 10th क्लास साइंस लेसन नंबर 10, दैट इज़ लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो 10वीं क्लास का जो विज्ञान का जो 10वां पार्ट है, 10वां लेसन है, उसको हम इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली लाइट क्या है और रिफ्लेक्शन लाइट का क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग पे ही नज़र डालते हैं। इसकी जो हेडिंग है उसमें हम एक वर्ड यहाँ पर देख रहे हैं, लाइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि लाइट क्या है। ठीक है, तो लाइट हम सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces a sensation of vision in our eyes। और हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइट एक तरह की एनर्जी है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच व्हेन वी कैन सी दिस वंडरफुल कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, अराउंड अस। तो लाइट एक्चुअली क्या है, लाइट फोटोन की बनी होती है। फोटोन हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। फोटोन लाइट का एक कंपोनेंट हम मान सकते हैं। लाइट कंपोज्ड ऑफ टीनी पैकेट्स जिनको फोटोन कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम केवल इस डेफिनेशन से काम चलाएंगे। ऊपर की क्लासों में 11th में 12th में आप पढ़ते हैं फोटोन के बारे में। ठीक है, अगर लाइट नहीं होगी तो हम, जैसे मान लिया हम इस कमरे के अंदर अंधेरा कर दे, तो आपको क्या ब्लैक बोर्ड पे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल। ठीक है, आप अपने घर में अगर कोई बल्ब वगैरह जला आपने रखा है तो उसको अगर आप ऑफ़ कर दोगे तो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, क्यों दिखाई नहीं देंगी? क्योंकि उसके अंदर, उस कमरे के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके ऊपर लाइट नहीं गिर रही। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ कब तक दिखाई नहीं देती, जब तक हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम तब दिखाई देती हैं जब किसी लाइट के सोर्स से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है और वो टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, तब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, और जब तक ये वस्तु के ऊपर लाइट नहीं गिरेगी, हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, हम इस वस्तु को देख नहीं सकते। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, कमरे के अंदर इस सोर्स को, इस लाइट के सोर्स को, जैसे बल्ब है या कोई एलईडी आपने जला रखी है तो उसको हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, तो इससे लाइट निकलेगी नहीं और इस पे नहीं गिरेगी, तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यानी किसी चीज़ को देखने के लिए उस पर लाइट गिरनी ज़रूरी है और वो ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचनी ज़रूरी है। ठीक है, तो हम बहुत से ऐसे फिनोमिना देखते हैं नेचर के अंदर, बहुत से ऐसे नेचुरल फिनोमिना हैं जिनमें लाइट अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, जैसे हम रेनबो की बात करें, डू यू नो व्हाट इज़ रेनबो? इंद्रधनुष जिसको हिंदी में कहते हैं हम। ठीक है, इसके बाद जैसे हम बात करें तो मिरैग है। मिरैग, आपने बहुत गर्मी के दिनों में सड़क जो होती है, जैसे मान लिया आप किसी व्हीकल में, आप स्कूल बस में ट्रैवल कर रहे हो या व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो, तो सड़क पे थोड़ी सी दूर, व्हीकल से थोड़ा सा आगे आपको पानी भरा हुआ नज़र आता है, जैसे कोई तालाब है। ठीक है, जब आप उससे आगे जाते हैं तो फिर वो पानी जो है थोड़ा सा आगे दिखाई देने लग जाता है। क्या वास्तव में सड़क पे पानी होता है? नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमें दिखाई देता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिरैग बोलते हैं। ये किसके कारण होता है? ये लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक है, लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण। रेनबो भी हमें कुछ इसी तरह का फिनोमिना है
जिसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है, दोनों तरह के ये प्रोसेस होते हैं इसमें, ठीक है। तारों का टिमटिमाना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। बादलों का सफ़ेद रंग है, वाइट कलर ऑफ क्लाउड, ठीक है। और भी बहुत से ऐसे फिनोमेना है, जैसे हम देखते हैं कि जो डेंजर सिग्नल होते हैं उनको हम रेड कलर के रखते हैं, ठीक है। क्यों रखते हैं? अगर हम उनको नीले रंग के रखेंगे तब क्या होगा, ठीक है। हम उनको येलो कलर का रखेंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन इस लेसन के थ्रू हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है इस पार्ट से रिलेटेड या किसी टाइप का जिसमें प्रकाश या लाइट इन्वॉल्व है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो क्वेश्चन जो है हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप बोर्ड के ऊपर वेल फोकस्ड रहेंगे और आप अपनी जो क्वेरी जो क्वेश्चन है वो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जैसे मान लिया आप किसी दीवार के ऊपर गेंद फेंकते हो, जैसे मान लिया आपने गेंद को फेंक दिया, किसी दीवार पे मारा, ठीक है, इस तरीके से, और ये गेंद जो है दीवार से टकरा के वापस आपकी तरफ आ जाती है या नीचे की तरफ मुड़ जाती है या ऊपर की तरफ चली जाती है। वो डिपेंड करेगा आप किस तरह से गेंद को फेंक रहे हो, ठीक है। अगर आप गेंद को बिल्कुल सीधा फेंकोगे तो ये वापस रिट्रेस कर देगी अपने पाथ को, ठीक है। अगर आप इस तरह से तिरछा फेंकोगे तो ये तिरछी आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ किसी सतह से टकरा के, किसी सरफेस से टकरा के वापस आ जाती है तो हम कहते हैं कि उस वस्तु का रिफ्लेक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन। जैसे आप अगर किसी पानी की बाल्टी के अंदर या आप किसी तालाब में अगर अपने आप को देखते हो तो आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, उसमें आप अपनी परछाई देखते हो, आपको उसके पानी के अंदर आपको अपना जो इमेज है वो नज़र आएगा, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है स्टूडेंट्स? वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। आप अपने घरों में जब आप बालों में कंघी करते हो, ठीक है, तब आपको अपनी परछाई जो है एक प्लेन मिरर के अंदर दिखाई देती है, प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। तो हम फिजिकली या फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करें? तो रिफ्लेक्शन इज ए फिनोमिना। अब देखो रिफ्लेक्शन में हमें ज़रूरत पड़ेगी एक मिरर की, एक पॉलिश किए हुए सरफेस की, पॉलिश सरफेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम एक बात यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसको हम रे ऑफ लाइट कहेंगे, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट बेसिकली क्या है कि जैसे मान लिया आपके पास कोई सोर्स है लाइट का, ठीक है, आपके पास से क्या है एक सोर्स है लाइट का, जैसे बल्ब है या मरकरी है, कोई भी सोर्स है, एलईडी है, ठीक है। तो उससे लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, सभी दिशा में जा रही है आई थिंक, ठीक है, सभी दिशाओं में लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है। तो आपने अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट की ट्रैवलिंग शो करनी है, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में जा रही है लाइट, तो आप क्या करते हैं एक एरोड लाइन खींचते हैं, एक ऐसी लाइन जिसके तीर का निशान लगा होता है। ये तीर का निशान सोर्स से हमेशा अवे होता है, ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये तीर का निशान जो है ये क्या बताता है कि लाइट जो सोर्स से बाहर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, चल रही है, ठीक है। तो किसी डायरेक्शन में लाइट के प्रोपिगेशन को शो करने के लिए, उसके मोशन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। ऐसी कोई सड़क नहीं बनी हुई जिसके ऊपर लाइट चलती है, ठीक है, या कोई रोड नहीं बना हुआ जिसके ऊपर लाइट ट्रैवल करे। हम मान लेते हैं कि एक लाइन है जिसके साथ लाइट जो है, प्रकाश जो है वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट को हम बोल सकते हैं इट इज अ इमेजिनरी पाथ, इमेजिनरी पाथ along which, और ये पाथ जो है ये स्ट्रेट लाइन होगा, along which light would travel, या light assumed to be travel, along which light is assumed to travel, ठीक है।
तो लाइट की ट्रैवलिंग को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रे लेते हैं, एक सीधी रेखा लेते हैं, और सीधी रेखा यूँ नहीं लेनी आपने, इसके ऊपर आपने क्या डालना है, एरो डालना है। एरो क्या बताएगा कि लाइट जो है किस दिशा में जा रही है, उसकी डायरेक्शन को बताता है एरो, ठीक है। तो ये तो बात हुई रे ऑफ लाइट क्या है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले प्लेन मिरर की बात करेंगे, ठीक है। प्लेन मिरर, समतल दर्पण आपने घरों में देखा है, ठीक है। तो समतल दर्पण जो होता है, प्लेन मिरर, उसके एक सतह पे क्या करते हैं, हम पॉलिश करते हैं, ठीक है। और उसका एक भाग जो है, अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, जैसे मान लिया ये समतल दर्पण है, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ AB या PQ। ये क्या है कि समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण। इसका ये जो सरफेस आगे जो नज़र आ रहा है आपको, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट इसके ऊपर गिरेगी। तो हम पहले रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन इज ए फिनोमिना इन विच लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस एंड बाउंसिंग बैक इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम मीडियम। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेरी सिंपल, ठीक है। तो लाइट जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर गिरेगी, पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर। जैसे हम यहाँ PQ एक मिरर मान रहे हैं, ठीक है। तो लाइट जो है, लाइट की एक रे आई, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, ये एक्चुअली ऑप्टिक्स में होती हैं। ऑप्टिक्स क्या है, लाइट और लाइट से रिलेटेड जो फिनोमिना होते हैं उनकी स्टडी को ऑप्टिक्स कहा जाता है। प्रकाशिकी कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स जो है, ये दो तरह की होती है। एक तो होती है रे ऑप्टिक्स, जिसमें रेज की ज्योमेट्री की बात करते हैं हम, और दूसरी होती है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स जो है ये एक इमेजिन्ड एक ऑप्टिक्स है। इसमें हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रीज का यूज करते हैं। इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं इसको, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। इसको हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं क्योंकि इसमें रे का यूज करते हैं हम। ज्योमेट्रिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें स्ट्रेट लाइन, एंगल वगैरह की बात करते हैं। एक होती है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं, लाइट के वेव नेचर की हम बात करते हैं, तरंग प्रकृति जो होती है लाइट की, उसकी बात करते हैं। ये आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे, ठीक है। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि लाइट जो है एक तरंग की तरह चलती है, लहरा के कुछ इस तरीके से, इस तरह से, ठीक है। एंड ये फिलहाल का कंसेप्ट हमारा नहीं है वेव ऑप्टिक्स का, हम केवल रे ऑप्टिक्स के ऊपर हम अपना फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक रे है, ठीक है, और ये हमारा मिरर है। अब देखो, इस मिरर में से होती एक लाइन हमने खींची यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम इसका मुख्य एक्स मान सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये बराबर पोर्शन होगा किसका, मिरर का, ठीक है। इतना ही नीचे होगा, उतना ही ऊपर होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पर काटेगा इस मिरर को, उसको हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, ठीक है, पोल बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे इसको। ये जो रे गिरेगी यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस काट रहा है इस मिरर को, वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ये जो रे होगी जो मिरर की तरफ आ रही है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, आपतित किरण बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे की पहचान ये होती है कि इसमें जो एरो लगा होता है वो मिरर की तरफ होता है। किस तरफ होता है, मिरर की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये जो किरण है, अब देखो यहाँ पर लाइट गिरी और वापस टकरा के इसी दिशा में चली गई। इसी दिशा का मतलब है इसी डायरेक्शन में, इसी प्लेन के अंदर, इसी मीडियम में, ठीक है। तो ये जो रे है जो टकराने के बाद इसी मीडियम में वापस आ गई, बाउंस बैक कर गई, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो चीज है इसको हम नॉर्मल बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे, इसको नॉर्मल बोलेंगे,
ठीक है। वैसे इसको प्रिंसिपल एक्सिस ना बोल के हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल को हम बोलते हैं हिंदी में अभिलंब। नॉर्मल की पहचान ये होती है कि मिरर के ऊपर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है मिरर के, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया? नॉर्मल, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर हमने डाला है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको स्मॉल आई से नोट करते हैं, इसको स्मॉल आर से नोट करते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर कुछ जगह आप इसको थीटा आई से भी नोट कर सकते हैं, इसको थीटा आर से नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपका साइन कन्वेंशन है ये, ठीक है। या आपकी कोई भी एक चॉइस हो सकती है कि हम किस लेटर का यूज़ करें इसमें, ठीक है। तो कोई भी सिंबल यूज किया जा सकता है, आई आर या थीटा आई थीटा आर, ठीक है। तो ये हमने बात की इंसिडेंट रे की, रिफ्लेक्टेड रे की, नॉर्मल की, आई की, आर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो प्लेन मिरर होते हैं उनमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। और वो जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर के थ्रू उसकी कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस आर्टिकल में। सपोज करो इस दर्पण के सामने एक चीज़ रखी हुई है, एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो ये वस्तु मैंने मान ली ए बी, ठीक है। और ये इस दर्पण से, इस मिरर से एक डिस्टेंस डी पे रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? डिस्टेंस डी के ऊपर, ठीक है। डी की वैल्यू 2 मीटर, 3 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है। तो एक रे जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। और इस नॉर्मल के बिल्कुल पैरेलल होगी। क्या होगी? पैरेलल, ठीक है। अब खास बात यह है कि जो रे किसी मिरर के ऊपर नॉर्मल गिरती है तो उसका जो इंसिडेंस होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो एक नियम के अनुसार जो 8th क्लास में आपने नियम पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें जिस एंगल पे ये गिरती है रे उसी एंगल पे वापस आ जाती है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वापस आ जाएगी, इसी पाथ को रिट्रेस कर देगी। तो रिट्रेस करने के बाद ये इधर चली जाएगी इस तरीके से। और एक रे जो हम इसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे डालेंगे, सॉरी पोल पे डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एरो आप जरूर लगाएंगे। एरो का मतलब ये होता है कि जो लाइट की डायरेक्शन है वो क्या है, ठीक है। तो जो एंगल यहाँ पर ये बनाएगी वही एंगल जब ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो उतना ही एंगल बना के वापस चली जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा? ये आर होगा, ठीक है। चूँकि ये नॉर्मल है यहाँ पे, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूँ। ये A हो गया, ये मैंने यहाँ पर मान लिया P डैश, ठीक है। P डैश मान लिया। इस मिरर को हम MN मान लेते PQ की बजाय, क्योंकि हमने P यहाँ पर अज्यूम कर लिया। फिर P डैश हो गया। तो ये जो रे है AP, A से P तक जो रे है ये इंसिडेंट रे है, और P से P डैश तक जो रे है इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों जो आ रही हैं, ये वाली और ये वाली, ये इस डायरेक्शन में कभी नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, इनका गैप जो है ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये डाइवर्ज कर रही है, फैल रही है, ठीक है। तो हमें यूं लगेगा कि ये पीछे किसी न किसी पॉइंट पे मिलने की शायद मिल रही है, ठीक है। हम मान सकते हैं कि ये मिल रही किसी न किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो जहाँ पर ये मिलेंगी, जहाँ पर ये मिलेंगी उस पॉइंट के ऊपर आप इस तरह से एक बिल्कुल इरेक्ट इमेज बना दो,
इस तरह से। तो यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये इमेज जो है बन जाएगी इस तरीके से। तो ये हो जाएगी इमेज ए डैश बी डैश। अब देखिए इस इमेज में एक खास बात ये कि जितनी दूरी पे इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी दूरी पे मिरर से ये इमेज इसके अंदर बनेगी, ठीक है, यानी डी डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये माइनस का डी होगा, ये प्लस का डी होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। और उतना ही साइज होगा, जितने साइज का ये ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की इमेज होगी, ठीक है, उतनी दूरी पे बनेगी। यहाँ दूरी थोड़ी सी, ये बोर्ड छोटा होने के कारण आपको थोड़ी दिखाई है, ये पीछे बनेगी थोड़ी सी, ठीक है। फिर तीसरी बात ये है कि ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट का मुंह जो है ऊपर की तरफ है और पैर जो है नीचे की तरफ है, यानी खड़ा ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, इरेक्ट। तो इमेज भी आपकी इरेक्ट ही बनेगी। और इमेज जो है ये कैसी होगी, इमेज इरेक्ट बनेगी और कैसी बनेगी, इमेजिनरी बनेगी। इमेजिनरी का मतलब वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी, ठीक है, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज की बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह से हाथ करते हो तो इमेज जो है उसके अंदर ये इस तरह से नजर आएगा, यानी ये वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। अगर कोई चीज़ यहाँ ऐसे है और इसके सामने कोई आप मिरर रख देते हो, प्लेन मिरर, ठीक है, तो उस मिरर में ये हिस्सा जो आपको यहाँ दिखाई देगा और ये वाला यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से। इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं हम। तो प्लेन मिरर के बारे में जो बातें हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आई थिंक वो सभी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई बात ऐसी हो जो आपके समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसलिए आप इसको कंफर्म करेंगे कि ये आपको रिमाइंड हुआ, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एज फार एज एग्जाम कंसर्न। सपोज करो आपके पास एक मिरर है, वी आर टेकिंग दिस मिरर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इससे लास्ट केस में हमने उसको वर्टिकल लिया था, ठीक है। एंड अज्यूम रे विच इज इंसिडेंट ऑन दिस मिरर एट पॉइंट P. Let this ray is AP and draw the normal at point of incidence. This point P is known as point of incidence. एक नॉर्मल ड्रा करेंगे यहाँ पॉइंट P के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा मिरर के साथ ये, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ, ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यू नो वेरी वेल। And this ray would reflect in the same medium because this is opaque surface. ये क्या है, अपारदर्शी, इसके अंदर लाइट नहीं जाएगी, ठीक है, एज इन केस ऑफ लेंसेज। तो नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये जो एंगल बनाएगी, अभी मैंने बताया था लास्ट डायग्राम में कि ये R जो होगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपके पास तीन चीज़ें हो गई, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एंगल I एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, मिरर। इस मिरर को हमने अगेन MN मान लिया, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो रिफ्लेक्शन है उसके दो नियम है। रिफ्लेक्शन जो साउंड का भी होता है, रिफ्लेक्शन
लाइट का भी होता है रिफ्लेक्शन, एक्सरे का भी होता है रिफ्लेक्शन, गामा रे का भी होता है, जितनी भी रेडिएशन होती है उन सभी का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, आप बोल रहे हो आपकी आवाज़ जो है टकरा के किसी सरफेस से आपके कानों तक पहुंच रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड साउंड, एको बोलते हैं उसको हम। तो पहला नियम ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा जो नियम है, पहला नियम हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा नियम हो गया दूसरा नियम हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all are lies in same plane, are lies in same plane, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अब देखो पहला नियम तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आई जो है, आई वो आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आई की जो है आर के बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो इधर भी ये 30 डिग्री होगा, ये 0 है तो ये 0 होगा। ठीक है, एंगल 0 कब होगा? जब ये एंगल, अब देखो ये एंगल यहाँ से बनना शुरू हो रहा है, ठीक है, इधर बनना शुरू हो रहा है, ठीक है, ये एंगल भी इधर से ही बनना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस एंगल को 0 करना चाहे तो इस रे को क्या करेंगे? इस तरह से यूं इसके साथ टच कर देंगे, तो एंगल 0 कब बनेगा? जब ये रे इस नॉर्मल के साथ ही ड्रैग करती आएगी, इसके साथ रेंगती हुई आएगी, ठीक है। तो एंगल 0 का मतलब समझ में आया? 0 एंगल कब होगा? जब नॉर्मल के साथ कोई रे इंसिडेंट होगी तो उसका एंगल क्या हो, इंसिडेंस का क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो एंगल अगर 0 होगा, ठीक है, तो एंगल आई अगर 0 होगा तो आर भी क्या होगा? 0 होगा। यानी रे जो है जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे वापस चली जाती है। ये मैंने आपको नॉर्मल इंसिडेंस का केस बताया है। इसको मैं यहाँ एक बार आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये आपके पास मिरर है, ये मिरर है आपके पास, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे है, यहाँ ये नॉर्मल डाल दिया हमने, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे ऐसे ओब्लिक ना आके, तिरछी ना आके इस के मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर गिर रही है, ठीक है। यानी नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पर आई कितना होगा बच्चों? यहाँ पर आई होगा 0, ठीक है। अब नियम के अनुसार आई आर के बराबर होता है, ठीक है, तो आर भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आर 0 का मतलब ये रे जो है इसी के साथ वापस चली जाएगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि आई अगर 0 होगा, अगर परपेंडिकुलर के साथ या नॉर्मल के साथ रे आती तो आई 0 होगा, तो आर भी 0 होगा। आर 0 कब होगा? जब रे जो है उसी रास्ते को रिट्रेस कर देगी, ठीक है। तो प्लेन मिरर के केस में हमने रे इस तरह से ली थी, ठीक है, उसको ऐसे हमने ड्रा करके दिखाया था। तो वो इसी नियम के या इसी पर्टिकुलर केस के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो I0 और R0 का केस जो है एग्जाम में 1-2 बार पहले आया भी है क्वेश्चन, CBSE में या हरियाणा बोर्ड में या कोई और स्टेट बोर्ड है उसके अंदर, ठीक है। तो ये 2 नियम थे। अब दूसरे नियम की हम बात करें तो अगर दूसरे नियम के अनुसार ये है कि अगर प्रकाश की रे, प्रकाश की किरण, लाइट की रे इस बोर्ड के ऊपर यूँ फिसलती हुई आ रही है, बोर्ड के ऊपर चलती हुई आ रही है यूँ, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद इस बोर्ड के ऊपर ही चलती हुई चली जाएगी। यानी उसका रास्ता जो इस बोर्ड के ऊपर ही लाई करेगा, ठीक है। यानी जैसे कोई आदमी इस बोर्ड के ऊपर यूँ फिसलता हुआ आ रहा है और इसी पे से फिसलता हुआ चला गया टकराने के बाद, तो सेम वे में लाइट जो है इस तरह से आ रही है फिसलती हुई इसके ऊपर और इसी के ऊपर फिसलती हुई चली गई। और नॉर्मल भी आप इसी बोर्ड के ऊपर डाल रहे हैं ना, ये देखो नॉर्मल हवा में तो नहीं डाल रहे, इसी तरह भी नहीं डाल रहे, आप नॉर्मल इस बोर्ड के ऊपर डाल रहे हो। तो तीनों चीज़ें 1, 2 और तीनों चीज़ें ये जो हैं इसी बोर्ड के प्लेन में लाई कर रही हैं, ठीक है। तो ये दूसरा नियम था, ठीक है। आप इस डायग्राम इस दूसरे नियम को लेजर लाइट की हेल्प से एक इसका लाइव डेमो ले सकते हो, ठीक है। अगर लेजर लाइट आपके पास है तो आप कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को। तो ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे
जो सफेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज हैं, सफेरिकल जो कर्व्ड होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है, यानी जिनमें थोड़ा बहुत कर्व्डनेस होती है इस तरह से। जैसे आप किसी व्हीकल का जो रियर व्यू मिरर है, ठीक है, रियर व्यू मिरर जो होता है उसको देख सकते हो, ठीक है। और आप सबसे पहले ये देखो कि आपके घरों में भी कोई ऐसी चीज़ है जो एक मिरर की तरह, सफेरिकल मिरर की तरह दिखाई देती है। तो कुछ इस तरह का ये मिरर होता है। एक मिरर इस तरह का होगा, इस तरह का। तो सफेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सफेरिकल होता है, ठीक है, कर्व्ड होता है। तो यहाँ पर दो तरह के मिरर हम डिस्कस करेंगे। एक तो होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा, यानी बाहर की तरफ होगा, और एक ऐसा मिरर जिसका सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धसा हुआ होगा, ठीक है। ए मिरर हुज आउटर सरफेस इज बल्ज्ड आउट, बल्ज्ड आउट का मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ, इज नोन एज कन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे उसको? कन्वेक्स मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे? कन्वेक्स मिरर कहेंगे, ठीक है। एंड ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डिप्रेस्ड इन, डिप्रेस्ड इन अंदर की तरफ धसा हुआ होगा, उसको क्या कहेंगे? कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कनकेव मिरर कहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक मिरर का जो केस आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल, आपके घर में ही एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे हम स्पन की बात करें तो स्पून होती है, उसकी हम बात करें तो उसका एक हिस्सा जो है इस तरह से होता है, इस तरह से अंदर की तरफ धसा हुआ, ठीक है, और दूसरा हुआ जो नीचे होता है वो हिस्सा जो है बाहर की तरफ उभरा हुआ आता है, ठीक है। तो आप एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। आप किसी चम्मच को लेके, उस चम्मच को आपके फेस के नज़दीक लेके आओ आप, ठीक है, और अपने फेस को उस चम्मच के अंदर ऑब्जर्व करो इस तरीके से। फिर आप क्या करेंगे, उसके बैक सरफेस पे भी यही एक्टिविटी आप रिवाइज करेंगे जो आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका जो इमेज इसके अंदर दिखाई दे रहा है उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है, क्या बदलाव आ रहे हैं। आपको इमेज छोटी दिखाई दे रही है, आपको बड़ी दिखाई दे रही है, किस टाइप की इमेज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपने करनी है। कुछ इसी तरह के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं वो चम्मच के अंदर हैं। तो ये हमारा हो गया कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। तो बिना देखे इन मिरर्स की पहचान आप इनको छू के कर सकते हो। जिसका जो चिकना सरफेस है, जो स्मूथ सरफेस है वो बाहर की तरफ निकला हुआ हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर, और जिसका जो स्मूथ सरफेस है वो अंदर की तरफ धसा हुआ उसको कहेंगे कन्वेक्स मिरर। और जिस हिस्से पे पॉलिश होती है वो थोड़ा सा रफ होता है वो हिस्सा, ठीक है, इससे रफ होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हम मिरर को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन के दो टाइप बताता हूँ, ठीक है, दो टाइप। तो रिफ्लेक्शन के मेनली दो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट टाइप है रेगुलर रिफ्रैक्शन, सॉरी रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई मिरर है, ठीक है, अरे मिरर जो आपके घरों में होता है वो इसी की बात कर रहे हैं हम, प्लेन मिरर की, ठीक है। और इस मिरर के ऊपर इस तरह से लाइट की रे गिरी, पैरेलल गिरी हैं ये सभी इस तरह से, दीज म्यूचुअली पैरेलल, इस तरह से पैरेलल गिरी। और इसी तरीके से ये पैरेलल जो है रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये पैरेलल है, क्या है? पैरेलल। रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये पैरेलल हैं। तो ऐसे केस में जो रिफ्लेक्शन होगा,
उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इसकी खास बात क्या है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो चीज़ यहाँ पर होगी उसकी इमेज इधर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इमेज इधर बन जाएगी, उल्टी इमेज बनेगी, सॉरी सीधी बनेगी लेकिन किसी पर्दे पे बनेगी। सॉरी, इमेज यहाँ नहीं बनेगी, इमेज इधर बनेगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी इधर। तो ये जो रिफ्लेक्शन है इसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण ही हमें अपनी तस्वीर जो है शीशे के अंदर नज़र आती है। ठीक है, हम अब किसी भी चीज़ का अगर इमेज देखना चाहते हैं तो उसमें कौन सा रिफ्लेक्शन होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, दूसरा है इर्रेगुलर या रेट्रो रिफ्लेक्शन। रेट्रो रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इर्रेगुलर होगा। ठीक है, उबड़ खाबड़ हो सकता है कुछ इस तरीके से। तो इसमें रे जो हैं इस तरह से गिरेंगी, पैरेलल गिरेंगी लेकिन पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ऐसे केस में हमें इमेज ऑब्जेक्ट की इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको इमेज दिखाई नहीं देगी, आपको ये सरफेस जो है ये दिखाई देगा। ठीक है, तो रेट्रो रिफ्लेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है? सारे रिफ्लेक्शन है अगर रेट्रो होंगे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट में अपनी इमेज या किसी दूसरी ऑब्जेक्ट की इमेज देख नहीं पाएंगे। तो इमेज को देखने के लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होती है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे। ठीक है, जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं तो सड़क हमें दिखाई दे, तो कौन से रिफ्लेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है? रेट्रो रिफ्लेक्शन की। तो रेट्रो रिफ्लेक्शन के कारण ही चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। जैसे आपके कमरे के अंदर आपको बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको दिखाई देती है, किसके कारण दिखाई देती है? रेट्रो या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, तो रफ ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं उन पे आपको जो रेट्रो रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, और जितने भी स्मूथ होते हैं, स्मूथ का मतलब ये नहीं है कि ये दीवार स्मूथ है। ठीक है, ये दीवार स्मूथ नहीं है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये इर्रेगुलर है, रैंडम है। ठीक है, रफ है ये, तो इसके ऊपर आपको अपनी इमेज दिखाई नहीं देगी। क्यों दिखाई नहीं देगी? क्योंकि इसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, वो कैसा रिफ्लेक्शन है? इर्रेगुलर है, रेट्रो रिफ्लेक्शन है। तो ये थे दो टाइप रिफ्लेक्शन के। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारा आर्टिकल था, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज। तो पहला सरफेस हमारा था कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम इसका बेसिक पढ़ते हैं पहले। तो मैंने आपको बताया कि जो आपके घरों में जो स्पून होती है, जो चम्मच होती है, उसका जो अंदर वाला पार्ट है जिसमें आप कोई भी चीज़ डाल के खाते हैं, उसका आनंद लेते हैं, जैसे हलवा है, खीर है, जो भी आप डाल के खाते हैं चम्मच से। ठीक है, तो वो पार्ट जो है चम्मच का, वो कुछ कनकेव टाइप का, मिरर के टाइप है। ठीक है, कनकेव मिरर की तरह ही है वो। ठीक है, तो कनकेव मिरर की पहचान क्या है कि वो उसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो अंदर की तरफ धसा हुआ होगा, और जो पॉलिश किया हुआ पार्ट है जिसके ऊपर पॉलिश होती है, वो बाहर की तरफ है उभरा हुआ होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो मिरर है हमें लगता है कि ये किसी गोले से काट लिया गया है, किसी सफीर से काटा गया है, एक ऐसा सफीर जो अंदर से होलो है। ठीक है, और जिसके अंदर वाले सरफेस पे हम एक चमकीली सतह देख रहे हैं जिससे रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इस गोले के ऊपर, इस सफीर के बाहर जो है, पूरे गोले पे, पूरे सफीर के ऊपर पॉलिश की हुई होती है। तो हम क्या करते हैं,
ये ग्राइंडिंग से उसका एक सरफेस काट देते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से काटते हैं। जैसे हम इसका ऐसे एक सरफेस काट दें इधर से, तो आपको ये मिल जाएगा ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो जिस गोले से, जिस स्फीयर से ये मिरर हमने काटा है, ठीक है, जो हमने अज्यूम किया है, उसका एक सेंटर होगा, उस स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा, जिसको हम बोलेंगे इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी वो इमेजिनरी स्फीयर जो है, जो हमने मान रखा है, जिसका ये मिरर एक हिस्सा है, ठीक है, ये मिरर क्या है, एक हिस्सा है, ठीक है। तो उसका सेंटर जो होगा, उस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर जो होगा, वो इस मिरर का क्या होगा, इस मिरर का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, इससे सीधी लाइन आप ड्रा करोगे जो मिरर को दो हिस्सों में बांटे, क्या करे, दो हिस्सों में बांटे। और यहाँ पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रा करो, जहां पर ये काट रही है, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करोगे, तो उस टेंजेंट का, उस स्पर्श रेखा का इस लाइन के साथ अगर 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है, इस टेंजेंट कहाँ ड्रा करनी है, जहां पर ये लाइन जो सी से जा रही है होके, ठीक है, इसका अगर 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनता है, ठीक है, तो ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन जो सी से होके जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। और इस प्रिंसिपल एक्सिस की खास बात ये होगी कि ये मिरर को दो बराबर टुकड़ों में, हिस्सों में बांट देगी, जितना ऊपर होगा उतना ही मिरर क्या होगा, नीचे होगा। इसकी खास बात ये है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में आपको पता लगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का हमने यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द गिवन मिरर इज ए पार्ट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है मिरर को काट रहा है, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे पोल। क्या कहेंगे, पोल। इसको मैं पी पॉइंट से नोट कर रहा हूँ, ठीक है। और आप ये बात ध्यान रखिए कि जहाँ पर ये मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर ये लाइन गिर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस गिर रहा है, ये एक 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर होता है ये, ठीक है। क्योंकि ये मैथ में थ्योरम भी है कि अगर आप सेंटर को पेरीफेरी पे मिलाते हो तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमेशा, ठीक है। आप कहीं भी मिलाओ इसको, ये 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी इसके ऊपर, पेरीफेरी के ऊपर। तो ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में एक आइडिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कनकेव मिरर एंड शो विद डायग्राम, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है मिरर के सामने लाई करेगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, अगर ये पोल P है, ध्रुव P है ये, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। और ये उस स्फीयर की रेडियस भी है जो हमने अभी माना था, अज्यूम किया था, और जिसका ये मिरर जो है एक पार्ट था, एक हिस्सा था, ठीक है। तो उसकी रेडियस भी है ये। उसके बाद तो हमने यहाँ सी की बात की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की, पोल की बात की, ठीक है। अब देखें कि अब जैसे मान लिया आपका मिरर जो है, सपोज ये मिरर है आपका इस तरीके से, तो ये वाला पार्ट जो है इसका, जो आपको नजर आ रहा है ये एरिया, ठीक है। इस एरिया पे लाइट गिरेगी पूरे एरिया के ऊपर, ठीक है। तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इसको हम अपर्चर कहेंगे। अपर्चर को हिंदी में द्वारक कहा जाता है। द्वारक का मतलब एक दरवाजा जिसके अंदर से लाइट मिरर के ऊपर गिरती है, यानी ये वाला हिस्सा जो होगा जितना, इसको हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये हम एक मान सकते हैं कि इसका डायमीटर है ये इस तरह से, ठीक है। डायमीटर को क्या कहेंगे, हम अपर्चर कहेंगे जब इसके इफेक्टिव पूरे डायमीटर के थ्रू लाइट जो है इसके ऊपर गिरती है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लिया आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा दूर लाई कर रहा है, ठीक है। दूर लाई करने का मतलब ये है कि ये इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूर, यानी जिसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, यानी डिफाइंड चीज़ नहीं है, ये नॉन डिफाइंड है, बट हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है।
थ्योरेटिकल कंसेप्ट के लिए, थ्योरीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी को ज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे 1/0 जो होता है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं। तो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इससे जो प्रकाश की किरणें आएंगी, जो लाइट की रे आएंगी, वो आप नोट करो कि ये रे जो हैं हमेशा पैरेलल आएंगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, इस तरह से। तो एक दो रे और दिखा सकते हैं आप, इसी तरीके से इसके नीचे वाले पोर्शन में भी दिखा सकते हैं। ये सभी रे जो हैं जो पैरेलल आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं। दीज आर फ्रॉम इन्फिनिटी, दीज कम फ्रॉम इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी से आने वाली जितनी भी रे होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। इनके ऊपर आपने एरो जरूर डालना है, एरो से हमें क्या पता लगेगा, डायरेक्शन का पता लगेगा, ठीक है। तो ये रे कहाँ से आई है, इन्फिनिटी से आई है। इन्फिनिटी से आने वाली रे क्या होती हैं, पैरेलल होती है, किसके पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये रे जो हैं, ये इससे रिफ्लेक्शन के बाद, अब देखो ये रे इधर जाएगी, ये इधर जाएगी या इधर जाएगी, किस तरफ जाएगी, इस बात का आपको कैसे पता लगेगा। रिफ्लेक्शन के बाद रे जो है उसका रास्ता क्या होगा, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल डालते हैं, नॉर्मल से ही तो पता लगता है, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो आप क्या करोगे, नॉर्मल यहाँ अगर डालोगे तो आपको पता है कि वो सी से होके जाएगा। भाई सेंटर को अगर सर्कल के सब जो पेरीफेरी है परिधि पे मिलाएंगे, सरकमफ्रेंस पे मिलाएंगे तो 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा, यानी ये नॉर्मल होगा। ये सी से अगर यहाँ मिला देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि नॉर्मल के दोनों तरफ रे होती है, यानी एक तरफ इंसिडेंट रे होती है, दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे होती है। नॉर्मल बीच में आता है और दोनों तरफ के एंगल बराबर होंगे, ठीक है। नॉर्मल को अगर बीच में लेना है तो ये नॉर्मल बीच में आ गया, तो रे जो है इस तरफ तो जाएगी नहीं, तो जाहिर सी बात है, संभावित सी बात है कि रे जो है बिल्कुल इस तरफ आएगी, यहाँ आ गई, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे जो है ये नॉर्मल हो गया हमारा, तो ये टकराने के बाद कहाँ जाएगी, इस पॉइंट पे आ जाएगी। इसी तरीके से ये रे भी इधर आ जाएगी, यहाँ पर भी आप नॉर्मल ड्रा करोगे इस तरह से। तो सभी रेज के लिए आप नॉर्मल ड्रा करोगे तो सारी जो किरणें हैं, सारी जो रेज हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे मीट करेंगी, मिलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हैं जो छोटी हम यहाँ दिखा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर इन्फिनिटी से आने वाली पैरेलल रेज, इन्फिनिटी से जो आएंगी वो पैरेलल होंगी, ये कन्फर्म है, ठीक है। और पैरेलल रेज क्या करेंगी, एक सिंगल पॉइंट पे कनकेव मिरर के सामने एक बिंदु पे मिलेंगी, एक पॉइंट के ऊपर मिलेंगी। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ये क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में, इन बिटवीन, मिडिल में, बिल्कुल मिडिल में ये फोकस आता है, ठीक है। यानी सी से एफ और एफ से पी की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पोल से फोकस की जो दूरी है, पोल से मुख्य फोकस जो प्रिंसिपल फोकस है, इसका जो डिस्टेंस है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे या फोकस दूरी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ किसे कहेंगे, इट इज द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम फोकस, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए मिरर, ठीक है। लेंस में भी कुछ ऐसे ही डिफाइन करेंगे, लेकिन वो बाद की बात है, अभी के लिए तो हम मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस के बारे में आपको पता लगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल के बारे में पता लग गया, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पता लग गया, अपर्चर के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। फोकल लेंथ के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। और एक बात और मैंने बीच में बताई आपको कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, क्योंकि ये दूरी क्या होगी, ये एफ होगी और ये भी एफ होगी, तो 2f हो जाएगा ना ये वाला, ये डिस्टेंस, ठीक है। यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है, इस दूरी को हमने f बोल दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी f होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 2f हो जाएगा, जो कि r के बराबर है। तो r इज इक्वल टू 2f है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम बहुत ईजीली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका प्रूफ जो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ये हायर क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा 12th क्लास में, ठीक है।
आई होप ये जो कनकेव मिरर का जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछेंगे। एक वीडियो बनाया जाएगा जिसके थ्रू आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर की, ठीक है, तो दूसरा हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। अब एक दो बातें जो कनकेव मिरर की थी वो मुझे और बताने हैं। अब मेरे याद आ गया, थोड़ा सा और बताऊंगा मैं आपको जब मैं इसको कंपेयर करूंगा। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है? इट इज अ मिरर whose reflecting surface is bulged out, जिसका रिफ्लेक्शन का जो सरफेस है, रिफ्लेक्ट जिससे लाइट होगी, वो सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा, बल्ज्ड आउट। ठीक है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा। तो ये अंदर की तरफ जो है ये पॉलिश की हुई है। जो इसका धसा हुआ हिस्सा है, डिप्रेस्ड पार्ट है, उसके ऊपर पॉलिशिंग है यहाँ पे। ठीक है, और जो उभरा हुआ हिस्सा है इससे रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। इधर से लाइट गिरेगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इधर से लाइट गिरेगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से मानते हैं कि इसका जो ये डायमीटर होगा, ये वाला जो इधर दिखाई देगा आपको, ये वाला, ये जो हिस्सा होगा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम अपर्चर बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से हम मान सकते हैं कि ये भी किसी ऐसे स्फीयर का एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है, ये कन्वेक्स मिरर, जिस स्फीयर के अंदर वाले हिस्से पे पॉलिश कर रखी है। ठीक है, और बाहर वाला सरफेस जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इमेजिनरी स्फीयर हम मान रहे हैं। ठीक है, तो इस इमेजिनरी स्फीयर का कोई ना कोई क्या होगा? ये सेंटर होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, किसका सेंटर है ये? उस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर है जिसका एक टुकड़ा हम इस स्फीयर, इस मिरर को मान रहे हैं, इस मिरर को उस स्फीयर का एक टुकड़ा मान रहे हैं। ठीक है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। ठीक है, अब देखो उसी तरीके से अगर सेंटर को आप किसी भी पॉइंट के ऊपर, पेरीफेरी के ऊपर कहीं भी मिला दो तो क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये मैथ में एक थ्योरम है, ज्योमेट्री में। ठीक है, सर्कल जब आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर तो ये थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी सी को अगर आप लेंस मिरर के ऊपर कभी भी कहीं भी मिलाते हो, जैसे यहाँ मिलाओगे, कहीं भी मिलाओ आप, ठीक है, तो एंगल कितना बनेगा? पेरीफेरी के ऊपर 90 डिग्री। यानी सी से जो लाइन आप मिलाओगे वो क्या होगी? मिरर के ऊपर नॉर्मल होगी, कहीं भी मिलाओ। ठीक है, तो ये जो लाइन है सी को आप कहीं भी मिलाओगे मिरर के ऊपर, और इस मिरर के ऊपर जो ये लाइन हम मिला रहे हैं, ये इसको दो हिस्सों में काटेगी, बराबर बराबर, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। जैसे हमने कनकेव मिरर में डिस्कस किया था, यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें इसके आगे नहीं होता, इसके पीछे होता है, तो ये इमेजिनरी है। ठीक है, वर्चुअल है ये। और ये जो हिस्सा मैंने आपको बताया, ये वाला हिस्सा जहाँ पर लाइट गिरेगी, ठीक है, इसको हमने अपर्चर बोला। तो सी से जो यहाँ पर जो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ये मुख्य एक्स जो प्रिंसिपल एक्सिस जो यहाँ पर काट रहा है, ये पॉइंट कौन सा होगा? पोल होगा। क्या होगा? पोल। तो पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, उसको क्या कहेंगे हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें भी इमेज जो है, इसमें भी अगर इन्फिनिटी से पैरेलल लाइन आ रही हैं, पैरेलल रे आ रही हैं, तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी? तो देखिए, हम फिर मान रहे हैं कि मान लो इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इन्फिनिटी से जो रे आएंगी, कैसे आएंगी? कैसे आएंगी बेटा?
पैरेलल आएंगी, किसके पैरेलल आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके साथ साथ भी एक रे मान रहे हम, ठीक है। तो ये हम रे मान रहे ऊपर वाले हिस्से में, इसी तरीके से आप नीचे वाले हिस्से में मान सकते हो कुछ रे, ठीक है। ये म्यूचुअली पैरेलल होंगी, सारी आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है, और मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ दे ट्रैवल आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसे ट्रैवल करेंगी, किस डायरेक्शन में जाएंगी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम फिर यूज करेंगे किसका, जो रिफ्लेक्शन के लॉ हैं उनका यूज करेंगे। पहला जो लॉ है हमारा I=R, ठीक है। अब ये देखिए हम पार्टिकुलर इस रे की बात करें, जो ऊपर वाली रे है इसकी बात करें, तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पे क्या करेंगे, नॉर्मल डालेंगे। नॉर्मल कहाँ से होके जाएगा, सी से होके जाएगा। जितने भी नॉर्मल होंगे, जैसे यहाँ डालो तो भी सी से होके जाएगा, यहाँ डालो तब भी सी से होके जाएगा, ये डालोगे तब भी सी से होके जाएगा। एवरी नॉर्मल पासिस थ्रू सी, ठीक है। तो ये नॉर्मल होगा, ठीक है। अब मैंने पहले बताया था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं वो नॉर्मल के दोनों साइड बनती हैं। पहली अगर इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो दूसरी राइट हैंड साइड की तरफ होगी, ठीक है। बीच में नॉर्मल आएगा, नॉर्मल बीच में आता है, दोनों तरफ जो रे होती है उनके बीच में आता है ये, ठीक है। और एंगल दोनों में बराबर होते हैं, I और R जो हैं दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर उस नियम के अनुसार देखें तो ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है ये, क्योंकि ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, 90 का, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, I होगा। तो जाहिर सी बात है ये नॉर्मल अगर है बीच में तो ये इंसिडेंट रे हो गई, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगी, तो ये इसके ऊपर यहाँ पर इसके अंदर तो मिलेगी नहीं कभी, ठीक है। इसी तरीके से ये रे भी जो है, अब जैसे हम इसको पीछे बढ़ाएं तो ये किसी पॉइंट पर यहाँ मिलती हुई नजर आएगी। इट सीम्स टू अपीयर एट ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर, ठीक है। एंड ऑल द रेज रिफ्लेक्टेड इन द सेम मैनर एंड दे अज्यूम्ड टू मीट एट ए सिंगल पॉइंट। ऑल दीज रेज, ये सभी किरणें, ये सभी रे जो हैं ये आपको किसी इमेजिनरी पॉइंट पे अंदर मिलती हुई नजर आएंगी, मिरर के अंदर। तो पहले हम क्या करें, इनको डॉटेड मिला लें इस तरीके से। ये डायग्राम बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से सभी रेज को आप मिला लेंगे, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ मिलाएंगे, इसको मिला लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इनको सॉलिड प्रोड्यूस कर देंगे इसी की डायरेक्शन में। तो ये सारे रे जो हैं इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इसी तरीके से ये, और इसी तरीके से ये भी। तो ये तो अपने आप में नॉर्मल है यहाँ पे, तो ये बाउंस बैक कर जाएगी इस डायरेक्शन में, जो मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल अक्ष के समानांतर आई थी, पैरेलल आई थी। इसी तरीके से ये, तो ये इधर इसके साथ। रिमेंबर ये आपने अंदर जो है ये रे नहीं है, ये इनका वर्चुअल पाथ है, ये इमेजिनरी है, ये वास्तव में नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो ये सारी रे जो हैं ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये डाइवर्ज हो रही है, क्या हो रही हैं, डाइवर्ज। तो ये डाइवर्जिंग मिरर है, क्या कहेंगे इसको, डाइवर्जिंग मिरर। ये प्रकाश को फैलाने वाला मिरर है, ठीक है। इट कैन नॉट कन्वर्ज द लाइट, ठीक है। तो ये कन्वर्ज करता है लेकिन वर्चुअली कन्वर्ज करता है, ये रियल में कोई कन्वर्जिंग पॉइंट नहीं देता आपको, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, इसकी एक पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर इमेज बन रही है। कौन सी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक, कि जो कन्वेक्स मिरर है उससे जो पैरेलल आने वाली रेज हैं, मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल अक्ष के जो पैरेलल रे आ रही हैं वो कैसे रिफ्लेक्शन देंगी, इन विच डायरेक्शन दे शुड मूव, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो हमने डिस्कस किया यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। ये था इसका बिल्कुल बेसिक। अच्छा एक बात और, जैसे यहाँ पर जो ये पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट के ऊपर ये सभी रेज जो हैं, जो मुख्य अक्ष के पैरेलल आई हैं, जो प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल आई हैं, जिस पॉइंट पे मिलती हुई नजर आ रही है, वर्चुअली मिल रही है यहाँ पे, तो ये पॉइंट पोल से जिस दूरी पे होगा उस दूरी को क्या कहेंगे हम, पोल ये है, और इस पोल से इस दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। ये हमारा पॉइंट जो होगा इसको फोकस कहेंगे हम, ठीक है। फोकस यहाँ पे वर्चुअल है, इट डज नॉट एग्जिस्ट रियल इन रियल, ठीक है, बट इट इज अज्यूम्ड वर्चुअली।
तो ये क्या होगी, हमारी फोकल लेंथ होगी। ठीक है, अब वही बात आती है कि ये जो बीच में आता है, मिडिल में आता है, सेंटर में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस बी एफ होगा। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। और ये पूरा डिस्टेंस हमने पहले लिखा है, ये r है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी r इजिकल टू 2f होगा। ठीक है, r इजिकल टू 2f होगा, यानी r जो है वो f जो है वो r/2 होगा, r का हाफ होगा। ठीक है, आधा होगा। तो ये था कन्वेक्स मिरर का जो एक हम कह सकते हैं बेसिक सा आइडिया। इसमें हमने वो बेसिक टर्म पढ़ी जो इससे रिलेटेड। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है आपका तो हमसे ज़रूर शेयर करें थ्रू कमेंट्स। ठीक है, तो मिलते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।